स्वागत है आपकी अपनी रहस्यमय कहानियों की दुनिया में हिंदी नोवेल मास्टर पर। यहाँ हर पन्ना एक रोमांच है, हर किरदार एक पहेली और हर कहानी आपको उस सफर पर ले जाती है जहाँ कल्पनाएं अपनी सीमाएं तोड़ देती है। डिस्क्लेमर: इस चैनल की सारी कहानियां, पात्र, घटनाएं और मोड़ लेखक की कल्पना के ब्रह्मांड में जन्मे हैं। इनका किसी भी वास्तविक व्यक्ति, स्थान, संस्था या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता महसूस हो तो समझिए वह सिर्फ एक अद्भुत संयोग है। यह सामग्री पूरी तरह मनोरंजन, रोमांच और साहित्यिक आनंद के लिए बनाई गई है। अध्याय 301 दो दिग्गजों की जंग, दुश्मन को जिंदा पकड़ने की साजिश। पूरा टापू भयानक अफरा तफरी में डूब चुका था। द प्रोविडेंस के मेंबर्स, लॉ एनफोर्समेंट टीम और गरुड़ रक्षक दल के जानबाज उस मिलिट्री बेस के लोगों से बुरी तरह भिड़ रहे थे। इस बार द प्रोविडेंस और लॉ एनफोर्समेंट टीम की हालत थोड़ी पतली थी, क्योंकि उस मिलिट्री बेस के पास सिर्फ हथियार ही नहीं बल्कि टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां भी थीं। मिलिट्री बेस के सैनिकों के उस जानलेवा हमले के सामने तीनों गुटों के पैर उखड़ने लगे थे। आखिरकार किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि यहाँ कोई मिलिट्री बेस होगा, और ये तो किसी को भनक तक नहीं थी कि यह बेस पहले ही यशवंत राव के कब्जे में आ चुका था। यशवंत राव मिलिट्री बेस की तरफ नहीं भागा, इसके बजाय वो तेजी से समुद्र तट की ओर लपका। वो एक बेहद शातिर और फूंक फूंक कर कदम रखने वाला इंसान था, जो हमेशा अपने बचने का एक रास्ता खुला रखता था। मर जा! धनुष जिंदल की नज़रें यशवंत राव के आते ही उस पर गड़ी हुई थीं। जैसे ही उसने यशवंत राव को मैदान छोड़कर भागते देखा, वो तुरंत उसके पीछे लग गया। इस पल धनुष ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी और बिजली की रफ्तार से यशवंत राव के करीब पहुंच गया। जैसे ही यशवंत राव तट के पास पहुंचा, धनुष के होठों से एक बर्फीली आवाज निकली। हम यशवंत राव को खतरे का एहसास हुआ और वो पलटा, लेकिन तभी उसने देखा कि धनुष की तलवार उस पर कहर बनकर टूट रही थी। यशवंत राव के चेहरे पर दहशत छा गई और वो बाल बाल बचा। धनुष का वो वार अगर लग जाता तो कहानी वहीं खत्म थी। तू मौत को दावत दे रहा है। यशवंत राव ने खुद को संभाला, उसकी आंखों में धनुष के लिए नफरत और ठंडक भरी थी। उसके गले से एक खौफनाक आवाज निकली और अगले ही पल यशवंत राव सीधे धनुष पर झपट पड़ा। यशवंत राव को लगा था कि धनुष की ताकत सिर्फ सोल्जर किंग लेवल की है, ऐसे कमजोर खिलाड़ी को तो वो चुटकियों में मसल सकता था। यशवंत राव की रफ्तार इतनी तेज थी कि पीछे सिर्फ परछाइयां छूट रही थीं। धनुष ने यशवंत राव को अपनी ओर आते देखा, लेकिन उसके चेहरे पर सिर्फ एक तिरस्कार भरी मुस्कान थी। वो ना तो पीछे हटा और ना ही डरा, बल्कि उसने अपनी तलवार को फिर से हवा में लहराया और यशवंत राव पर एक जोरदार वार किया। यशवंत राव की आंखों में हैरानी थी। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि धनुष इतनी तेजी से पलटवार कर पाएगा। बैंग! यशवंत राव ने गिरती हुई तलवार को देखा और फुर्ती से चकमा दिया। इसके तुरंत बाद उसने अपनी पोजीशन बदली और सीधे धनुष की नाजुक नसों को निशाना बनाते हुए एक खतरनाक हमला बोल दिया। धनुष मुस्कुराया, वो पहले ही यशवंत राव के इरादों को भांप चुका था। अगले ही पल धनुष ने पलक झपकते ही अपना हथियार दूसरे हाथ में थाम लिया और बाएं हाथ से तलवार घुमाते हुए एक भयानक स्लैश मारा। स्विश! यशवंत राव ने सपने में भी नहीं सोचा था कि धनुष का रिफ्लेक्शन इतना तेज होगा। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, काल भैरव तलवार ने उसकी हथेली को चीर दिया। गनीमत थी कि यशवंत राव ने समय रहते अपना हाथ पीछे खींच लिया, वरना वो वार उसका हाथ काटने के लिए काफी था। तेरी ये ताकत, ये कैसे मुमकिन है? यशवंत राव फटी आंखों से धनुष को देख रहा था। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि इस लड़के में इतनी बेहिसाब शक्ति छुपी है। धनुष बस मुस्कुराया, उसने यशवंत राव के हैरान चेहरे को कोई भाव नहीं दिया। इसके तुरंत बाद धनुष ने उस पर एक और हमला बोल दिया। इस बार धनुष की रफ्तार और भी तेज थी। बिजली जैसी फुर्ती, तेंदुए जैसी चाल। धनुष इतना तेज था कि यशवंत राव को सिर्फ धुंधली परछाइयां दिखाई दे रही थीं। धनुष सीधे यशवंत राव के सामने प्रकट हुआ। यशवंत राव का चेहरा पीला पड़ गया। वो संभलने की कोशिश कर ही रहा था कि धनुष ने अपनी दिशा बदली और दूसरी तरफ से उस पर तलवार का एक जोरदार वार किया। फचक! तलवार सीधे यशवंत राव के शरीर में धंस गई और उसके गले से खून का एक फव्वारा फूट पड़ा। कमीने, तूने अपनी असली ताकत छुपा कर रखी थी। इस पल यशवंत राव को समझ आ गया कि धनुष कोई मामूली खिलाड़ी नहीं है। वो समझ गया कि धनुष के सामने उसकी ताकत कुछ भी नहीं है, इसलिए उसने तुरंत मुड़कर भागने की कोशिश की। याद रहे कि डिवाइन एलिक्जिर लेने के बाद यशवंत राव की ताकत वर्ल्ड क्लास लेवल पर पहुंच चुकी थी, जो दुनिया के गिने चुने लोगों के पास थी। फिर भी धनुष उस पर भारी पड़ रहा था, जिसका साफ मतलब था कि इस लड़के की ताकत वर्ल्ड क्लास से भी ऊपर, एक लेजेंडरी लेवल पर थी। तू भाग नहीं पाएगा। धनुष ने यशवंत राव को भागते देखा और एक ठंडी हंसी हंसा। अगले ही पल वो सीधे यशवंत राव की तरफ लपका। उसका उस बूढ़े को छोड़ने का कोई इरादा नहीं था। लानत है! यशवंत राव का चेहरा पूरी तरह काला पड़ गया।
पीछे से आते धनुष को देखकर उसने अपनी रफ्तार और बढ़ा दी। वो बस किसी तरह तट तक पहुंचना चाहता था, वही उसकी जान बचा सकता था। लेकिन धनुष उसे कोई मौका देने के मूड में नहीं था। उसने अपनी तलवार से यशवंत राव के शरीर पर एक और गहरा घाव कर दिया, जिससे उसकी हालत और खराब हो गई। ये कैसे हो सकता है? यशवंत राव की आंखों में मौत का खौफ गहरा गया, क्योंकि उसने महसूस किया कि जहां जहां काल भैरव तलवार ने उसे काटा था, वो घाव भर नहीं रहे थे। उसकी रिकवरी की शक्ति पूरी तरह गायब हो चुकी थी, और इस बात ने उसे अंदर तक हिला दिया। मुझे यहाँ से निकलना होगा, वरना मैं यहीं मारा जाऊंगा। यशवंत राव को मौत से बहुत डर लगता था। वो इतनी आसानी से मरना नहीं चाहता था। उसने लंबी उम्र जीती और वो और भी जीना चाहता था। अब गिर जा। धनुष के हमले और भी तेज और खूंखार होते गए। उसकी ठंडी आवाज़ गूंजती रही और तलवार के वार यशवंत राव के शरीर को छलनी करते रहे। खून पानी की तरह बह रहा था। आखिरकार यशवंत राव और बर्दाश्त नहीं कर सका और धीरे धीरे जमीन पर गिर पड़ा और फिर बेहोश हो गया। ये कमबख्त तट की तरफ क्यों भाग रहा था? वहाँ क्या है? धनुष ने बेहोश यशवंत राव को उठाया और अपनी नज़रों को तट की ओर घुमाया। फिर उसने यशवंत राव को कंधे पर लादा और तेजी से तट की ओर बढ़ गया। जब धनुष यशवंत राव के साथ तट पर पहुंचा तो उसने वहां एक स्पीडबोट देखी। साफ था कि यशवंत राव इसी स्पीडबोट का इस्तेमाल करके यहां से भागने की फिराक में था। धनुष ने यशवंत राव को स्पीडबोट में डाला और फिर कमांडर अभिमन्यु से संपर्क किया। उसे निर्देश दिया कि वो खुद यशवंत राव को भारत पहुंचाए। इसके बाद उसे अभी भी टापू पर कुछ काम निपटाने थे। ठीक है। अभिमन्यु ने धनुष का कॉल उठाया और बिना किसी हिचकिचाहट के मान गया। धनुष ने उस यॉट की तलाशी लेना शुरू कर दिया। वो देखना चाहता था कि क्या उसमें कोई राज छुपा है। अध्याय 302 मिशन पूरा, रहस्यमय सीरम। धनुष ने देखा कि स्पीडबोट बिल्कुल साधारण थी, उसमें कुछ खास नहीं था। समुद्र में उस पर किसी का ध्यान भी नहीं जाता। लेकिन धनुष ने अपनी चौकसी कम नहीं की और स्पीडबोट के हर हिस्से की बारीकी से जांच करता रहा। एक खुफिया खाना, मेहनत रंग लाए। आखिरकार उसे एक खुफिया कंपार्टमेंट मिल ही गया। उसने उसे जल्दी से खोला और उसके अंदर लाल रंग के सीरम की एक शीशी पाई। ये क्या बला है? धनुष उस लाल सीरम को देखकर उलझन में पड़ गया। उसने ऐसा सीरम पहले कभी नहीं देखा था। लेकिन यशवंत राव की पहचान को याद करते हुए वो जानता था कि उसके सामने रखा ये सीरम कोई मामूली चीज़ नहीं हो सकता। धनुष ने तुरंत उस सीरम को पैक किया और अपने साथ रख लिया। सीरम को सुरक्षित करने के बाद धनुष को पूरी यॉट पर और कुछ नहीं मिला। धनुष भाई, धनुष के यॉट की अच्छी तरह जांच करने और तसल्ली करने के बाद कि सब ठीक है, कमांडर अभिमन्यु वहां पहुंच गया। कमांडर, कृपया आप खुद यशवंत राव को भारत ले जाएं। मैं वहां के संबंधित अधिकारियों से संपर्क करूंगा ताकि वो इसे कस्टडी में ले सकें। और हाँ, इस यॉट को भी भारत ले जाना। मैं वापस आकर इस पर रिसर्च करूंगा। धनुष ने मुस्कुराते हुए अभिमन्यु से कहा। ठीक है। अभिमन्यु ने धनुष की बात सुनते ही हामी भर दी। तो मैं अब निकलता हूँ। ये आदमी बहुत ताकतवर है, शायद तुमसे कम नहीं। तुम्हें हर पल सावधान रहना होगा और देखना होगा कि कहीं ये होश में न आ जाए। रास्ते में इसे बीच बीच में पीटते रहना ताकि ये पूरी तरह होश में न आ सके। धनुष ने अभिमन्यु को सावधानी से समझाया। मैं समझ गया। अभिमन्यु ने तुरंत सहमति जताई और फिर अपने आदमियों को यॉट ले जाने का आदेश दिया। इस मामले को निपटाने के बाद धनुष वापस युद्ध के मैदान में लौट आया। इस वक्त तक युद्ध का मैदान पूरी तरह अराजकता में बदल चुका था। द प्रोविडेंस के ज़्यादातर सदस्य मारे जा चुके थे। लॉ एन्फोर्समेंट टीम के भी कई साथी शहीद हो गए थे और गरुड़ रक्षक दल को भारी नुकसान उठाना पड़ा था, खासकर इसलिए क्योंकि वो इस बार अपने साथ कोई भारी हथियार नहीं लाए थे। मास्टर फतेह, क्या बैकअप आ गया है? अगर हम ऐसे ही लड़ते रहे तो हम पूरी तरह खत्म हो जाएंगे। धनुष ने तुरंत मास्टर फतेह से संपर्क किया और उन्हें हालात की जानकारी दी। वो ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे में वहां पहुंच जाएंगे। डटे रहो। उस बूढ़े कमीने यशवंत राव को किसी भी कीमत पर भागने मत देना। मास्टर फतेह ने धनुष की बात सुनकर गंभीर होकर कहा। जी सर। मास्टर फतेह की बात सुनकर धनुष जोर से चिल्लाया और फिर सीधे लड़ाई में कूद पड़ा। जैसे ही धनुष मैदान में उतरा, उसने कोई कसर नहीं छोड़ी। वो रणभूमि का कसाई बन गया, पागलों की तरह दुश्मनों को काटने लगा। सब एक साथ रहो, बिखरना मत, धनुष ने भीड़ की तरफ जोर से चिल्लाकर कहा। जब सब एक साथ हो गए तो दुश्मन के लिए उन्हें जल्दी खत्म करना नामुमकिन हो गया। आधे घंटे बाद आखिरकार द प्रोविडेंस का बैकअप आ पहुंचा। अमेरिकी सेना ने विमानवाहक पोत और लड़ाकू विमान भेजे, जिन्होंने सीधे टापू पर तरह तरह के हमले शुरू कर दिए। धनुष और उसकी टीम को आदेश मिला और वो तुरंत उस इलाके से निकल गए। बमबारी के बाद पूरा टापू लगभग तबाह हो चुका था और सारे दुश्मन मारे गए थे। तुरंत जाकर देखो कि क्या यशवंत राव मारा गया है। मास्टर फतेह ने तुरंत धनुष से संपर्क किया और उसे यह आदेश दिया। समझ गया। धनुष ने बिना किसी सवाल के हामी भरी।
इसके बाद उसने यशवंत राव की तैयार की गई लाश को बाहर निकाला। बेशक इसमें कोई गलती नहीं होने वाली थी, क्योंकि बमबारी के बाद यशवंत राव का शरीर पूरी तरह से नष्ट हो चुका होता, जिसमें सिर्फ थोड़ी बहुत पहचान बाकी रहती। ये ऐसा दिखता है। मास्टर फतेह ने धनुष द्वारा भेजी गई फोटो को देखकर अपनी भौहें सिकोड़ लीं। आखिरकार यशवंत राव का शरीर पूरी तरह नष्ट हो चुका था और काला पड़ गया था। सिर्फ उसके चेहरे की रूपरेखा दिखाई दे रही थी और यह पक्का करना मुश्किल था कि क्या ये वास्तव में वही है। कोई बात नहीं, तुम लोग तुरंत वहां से निकलो। चूंकि इस मिशन को पूरा करने के बाद तुम्हारा नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है, लॉ एन्फोर्समेंट टीम के सदस्यों की भर्ती जल्द से जल्द करो। तुम्हें जल्द ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद संभालना होगा। मास्टर फतेह ने धनुष से यह कहा और फिर उसे जल्दी से टापू छोड़ने के लिए कहा। समझ गया मास्टर। मास्टर फतेह की बात सुनकर धनुष ने सम्मानपूर्वक सहमति जताई। धनुष बचे हुए लोगों को लेकर उस इलाके से निकल गया। जहां तक गरुड़ रक्षक दल के सदस्यों की बात थी, उनके परिवारों को स्वाभाविक रूप से सबसे ज्यादा मुआवजा मिलने वाला था। जब धनुष और उसकी टीम साउथ कोरिया वापस लौटी तो केवल 5 लोग जिंदा बचे थे। सूरज भी किसी तरह बच गया था। अगर मृतकों का कोई परिवार या रिश्तेदार है तो सुनिश्चित करो कि उन्हें उचित मुआवजा मिले और हर कोई संतुष्ट हो। धनुष ने अपने बगल में खड़े सूरज से गंभीरता से कहा। समझ गया कैप्टन। सूरज ने गंभीर चेहरे के साथ सहमति जताई। इस बार लॉ एन्फोर्समेंट टीम को बेहद भारी नुकसान हुआ था। मैं यहाँ के मामले फिलहाल तुम पर छोड़ रहा हूँ। मुझे कुछ चीजें निपटाने के लिए घर लौटना है। धनुष माया से मिला और उससे यह बात कही। ठीक है। माया की काबिलियत कमाल की थी। धनुष की बात सुनकर वो समझ गई कि वो उसे पूरी लॉ एन्फोर्समेंट टीम की जिम्मेदारी संभालने और उसकी ताकत को फिर से बढ़ाने के लिए कह रहा है। मैं अब चलता हूँ। ये संदेश छोड़ने के बाद धनुष तुरंत भारत लौट आया। भारत लौटने के बाद धनुष ने अपने पिता रमेश जिंदल से संपर्क किया और पूछा कि क्या यशवंत राव उन्हें मिल गया है। वो बूढ़ा इस वक्त हमारी निगरानी में है। उसके पास ऐसी कई चीज़ें हैं जिनकी भारत को ज़रूरत है। अगर हम वो चीज़ें हासिल कर लें तो भारत जापान को उन पुरानी घटनाओं को स्वीकार करने पर मजबूर कर सकता है। रमेश जिंदल इस वक्त बेहद खुश थे। हर कोई इस बात से संतुष्ट था कि धनुष ने इस बार क्या कर दिखाया है। आखिरकार उस दौर की वो जंग भारत के हर नागरिक के दिल में एक दर्द बनकर बसी थी। ठीक है पिताजी, कुछ भी हो तो मुझे कभी भी कॉल करना। धनुष ने ये सुनते ही तुरंत सहमति जताई। दोनों की कॉल खत्म होने के बाद धनुष सीधे ताज ग्रुप की लैब में गया। उसे तुरंत पता लगाना था कि यह लाल सीरम आखिर है क्या और क्या वो इसके सटीक घटकों का पता लगा सकता है। धनुष पूरे 3 दिनों तक लैब में रहा। इन 3 दिनों के दौरान धनुष ने कई प्रयोग किए, लगातार लाल सीरम के विशिष्ट घटकों को खोजने की कोशिश करता रहा। हालांकि इस रिएजेंट पर शोध के दौरान धनुष ने पाया कि सीरम के अंदर के कई घटक इस धरती पर कभी मौजूद ही नहीं थे, जिससे उसके माथे पर शिकन आ गई। क्या ऐसा हो सकता है कि यह सीरम कोई ऐसी चीज है जो इस धरती की है ही नहीं? धनुष ने अपने हाथ में सीरम को देखा और धीरे से कहा। उसकी भौहें तन गईं। अध्याय 303 नया भगवान दिव्य दूत की परीक्षा। बाहुबली, तुम बेस पर आ जाओ। जब धनुष अभी लैब में ही था, उसे मास्टर फतेह का संदेश मिला, जिसमें उसे जल्द से जल्द साउथ कोरिया बेस पर जाने के लिए कहा गया था। समझ गया मास्टर। ये संदेश मिलते ही धनुष की त्योरियां चढ़ गईं। उसे समझ नहीं आया कि क्या हुआ है, लेकिन उसने बिना किसी हिचकिचाहट के हामी भर दी। धनुष, तुम्हें जल्द से जल्द वापस आना होगा। धनुष और मास्टर फतेह के बीच बातचीत खत्म होने के बाद माया ने भी तुरंत धनुष से संपर्क किया और उसे जल्द से जल्द साउथ कोरिया लौटने का आग्रह किया। क्या कुछ गड़बड़ हुई है? माया की बात सुनकर धनुष ने तुरंत पूछा। हाँ, यशवंत राव के मारे जाने के बाद द प्रोविडेंस मुख्यालय ने एक और लॉर्ड को भेजा है और इस लॉर्ड ने खास तौर पर तुमसे मिलने की इच्छा जताई है। तुम्हें जल्दी वापस आना होगा। माया ने कुछ नहीं छुपाया और सीधे धनुष को बता दिया कि क्या हुआ था। ठीक है। धनुष ने उम्मीद नहीं की थी कि नया लॉर्ड उससे मिलना चाहेगा। हालांकि वो हैरान था, लेकिन उसने तुरंत अपने प्राइवेट जेट को तैयार करने का आदेश दिया। वो फौरन साउथ कोरिया जाना चाहता था। धनुष प्राइवेट जेट में सवार हुआ और तुरंत विक्रम मल्होत्रा को कॉल किया। लैब में एक रिएजेंट रखा है। उस रिएजेंट को मिडिल ईस्ट ले जाओ और 2 एक्सपर्ट्स को निर्देश दो कि वो जांच करें कि उसके अंदर क्या है। सबसे अच्छा होगा अगर वो रिएजेंट के सटीक घटकों का पता लगा सकें। समझ गया प्रेसिडेंट जिंदल। धनुष का कॉल मिलने के बाद विक्रम ने बिना किसी सवाल के सहमति जताई। धनुष जल्द से जल्द साउथ कोरिया लौटा और बिना रुके सीधे होटल गया। नया लॉर्ड कहाँ है? धनुष ने माया की ओर देखा और उससे पूछा। वो पहले से ही कॉन्फ्रेंस रूम में तुम्हारा इंतजार कर रही है। तुम अंदर जा सकते हो। माया ने धनुष की बात सुनी, उसे कॉन्फ्रेंस रूम की दिशा दिखाई और फिर उससे बात की। ठीक है। धनुष ने सिर हिलाया और फिर सीधे कॉन्फ्रेंस रूम में दाखिल हुआ। एक औरत
जब धनुष कॉन्फ्रेंस रूम में दाखिल हुआ और अंदर एक महिला को बैठे देखा तो वो बहुत हैरान हुआ। उसने उम्मीद नहीं की थी कि नया लॉर्ड एक महिला होगी। उस महिला ने धनुष को अंदर आते देखा और उसकी नज़र भी उस पर पड़ी। दोनों ने एक दूसरे को देखा। सामने बैठी महिला ने काली ड्रेस पहनी थी, जिसके घने सुनहरे घुंघराले बाल थे, त्वचा बर्फ जैसी गोरी, कोमल और सुडौल सूरज की रोशनी में चमकती हुई। उसकी नशीली नीली आंखें समुद्र के रत्नों जैसी थीं और उसका तराशा हुआ चेहरा, शांत भौहें और होठों के कोने बेहद खूबसूरत थे। उसका लंबा कद और गठीला बदन रश्क करने लायक था। लंबे सीधे पैर, पतली कमर और सुडौल कूल्हे, उसका शरीर मानो किसी मूर्तिकार ने गढ़ा हो। सामने बैठी वो महिला यूरोपीय कला की किसी देवी जैसी थी, शिष्ट और स्वभाव से भरी हुई, मानवीय सुंदरता की एक जीती जागती मिसाल। बाहुबली, महिला ने अपनी परखने वाली नज़र हटाई और हल्की हंसी के साथ पूछा। लॉ एन्फोर्समेंट टीम का कैप्टन बाहुबली। धनुष ने महिला के शब्द सुने। उसे यकीन नहीं था कि क्या वो वास्तव में नई लॉर्ड है, इसलिए उसने अपना नाम बताया। मैं अपना परिचय देती हूँ। मैं पूर्वी क्षेत्र के लिए तुम्हारी नई लॉर्ड हूँ। तुम मुझे अब से देवी भैरवी कह सकते हो। देवी भैरवी ने धनुष की बात सुनी, मुस्कुराई और सिर हिलाया, फिर खड़ी हो गई। खड़े होने के बाद उसका कद धनुष से केवल एक सिर छोटा था। उसने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया, एक दोस्ताना रवैया दिखाते हुए। ठीक है। धनुष ने देवी भैरवी की बात सुनी, हाथ बढ़ाया और उससे हाथ मिलाया। इस बार यहाँ आने के मेरे दो मकसद हैं। एक तो हमारी लॉ एन्फोर्समेंट टीम के सदस्य को देखना, जो कि तुम हो, और दूसरा मकसद है तुम्हारी परीक्षा लेना। जब तक तुम इस परीक्षा को पास नहीं कर लेते तब तक तुम दिव्य दूत बनने के योग्य नहीं होगे, जिसका दर्जा मेरे बाद दूसरे नंबर पर है। देवी भैरवी ने धनुष को अपने आने का मकसद भी बताया। दिव्य दूत की परीक्षा। धनुष देवी भैरवी की बात सुनकर साफ तौर पर चौंक गया था। उसने उम्मीद नहीं की थी कि देवी भैरवी, या यूं कहें कि द प्रोविडेंस मुख्यालय, उसे दिव्य दूत बनाने की योजना बनाएगा। वो द प्रोविडेंस में ज्यादा समय से नहीं था, उसकी योग्यता अभी इतनी नहीं होनी चाहिए थी, है ना? बिल्कुल सही। इस बार मास्टर फतेह ने लगातार तुम्हारी तारीफ की है और तुम्हारा योगदान वाकई काफी महत्वपूर्ण है। इसलिए मुख्यालय ने दिव्य दूत परीक्षा में तुम्हारी भागीदारी को मंजूरी दी है। जब तक तुम दिव्य दूत परीक्षा पास करते हो, तुम सीधे पूर्वी क्षेत्र के दिव्य दूत बन जाओगे। मुख्यालय की इस मेहरबानी के लिए शुक्रिया। धनुष को समझ नहीं आ रहा था कि देवी भैरवी की बातों पर क्या कहे, इसलिए वो बस मुख्यालय के बड़े अधिकारियों का आभार ही जता सका। तैयार हो जाओ, आगे तुम्हें मेरे साथ यहाँ से निकलना है। एक बार जब हम मंजिल पर पहुँच जाएंगे, तुम्हें पता चल जाएगा कि इस परीक्षा में क्या है। देवी भैरवी ने धनुष को जल्दी तैयार होने का निर्देश दिया, क्योंकि वो निकलने ही वाले थे। ठीक है। धनुष ने तुरंत देवी भैरवी की बात मान ली। ज्यादा तैयारी किए बिना उसने माया के साथ बस थोड़ी देर बात की, उसे बताया कि वो यहीं रुके और लॉ एन्फोर्समेंट टीम को मजबूत बनाए। उसे कुछ मामलों से निपटना था और वो फिलहाल वहां नहीं रुक सकता था। चिंता मत करो, मास्टर फतेह ने मुझे पहले ही बता दिया है कि जब तक तुम पूर्व में वापस नहीं आते, मुझे तुम्हारी मदद करनी है। माया ने धनुष की बात सुनी, मुस्कुराई और सिर हिलाया, फिर उससे ये कहा, ठीक है, मैं अब चलता हूँ। धनुष ने सिर हिलाया, फिर माया को अलविदा कहा। धनुष और देवी भैरवी एक साथ निकले और सबसे ऊपर की मंजिल पर गए। एक हेलीकॉप्टर पहले से ही तैयार था और वो उससे दिव्य दूत परीक्षा की जगह पर जाने वाले थे। हेलीकॉप्टर 10 घंटे से ज्यादा समय तक उड़ता रहा। इस दौरान धनुष को ना तो खाना मिला और ना ही पानी। उसने स्वाभाविक रूप से ज्यादा कुछ नहीं कहा और देवी भैरवी ने भी कोई खास पूछताछ नहीं की। तुम अपनी मंजिल पर पहुंच गए हो। हेलीकॉप्टर एक घने जंगल के ऊपर पहुंचा और देवी भैरवी की आवाज उसके कानों में पड़ी। धनुष ने उसकी बात सुनने के बाद उलझन भरे चेहरे से देवी भैरवी की ओर देखा। क्या तुम्हें वो पहाड़ दिख रहा है? देवी भैरवी ने धनुष को समझाया, अपनी उंगली से उस घने जंगल के बीच में मौजूद एकमात्र ऊंचे पहाड़ की ओर इशारा करते हुए। तुम्हारा मिशन उस पहाड़ की चोटी तक सफलतापूर्वक पहुंचना है, तभी तुम असली दिव्य दूत परीक्षा में भाग लेने के योग्य होगे। मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं। देवी भैरवी ने और कुछ नहीं समझाया, बस धनुष से यह कहा और फिर उसे जल्दी से पैराशूट पहनने और इस जगह से कूदने के लिए कहा, क्योंकि उन्हें अभी भी निकलना था। धनुष ने देवी भैरवी की बात सुनी और समझ गया कि वो कुछ भी समझाने के मूड में नहीं है। वो बस पैराशूट पहन सकता था और फिर उसने कई हजार मीटर की ऊंचाई से सीधे छलांग लगा दी। धनुष तेजी से नीचे गिरने लगा। उसने पैराशूट खोलने की जल्दी नहीं की। जैसे ही वो जंगल में उतरने वाला था, उसने अपना पैराशूट खोला और आखिरकार सुरक्षित रूप से उस आदिम जंगल में उतर गया। अध्याय 304, खूंखार जंगल, मौत का जाल। धनुष सुरक्षित जमीन पर उतरा और उतरते ही पेट में भूख की एक जोरदार लहर उठी। अपने सामने फैले उस घने आदिम जंगल को देखकर उसे दिशा का कोई अंदाजा नहीं था।
चूंकि उसके पास कोई औजार नहीं था तो खाने और गर्मी का इंतजाम करने का एक ही तरीका था, सबसे पुराने देसी तरीके। धनुष ने जंगल में एक मजबूत लकड़ी का डंडा ढूंढा, उसे पत्थर से रगड़ रगड़ कर नुकीला बनाया, एक सादे भाले की तरह, और फिर जंगल की गहराई में अपने शिकार की तलाश शुरू कर दी। काफी देर तक भटकने के बाद भी धनुष को किसी जानवर का नामो निशान नहीं मिला और वो थोड़ा निराश होने लगा। क्या ये बहते पानी की आवाज़ है? जैसे जैसे शाम ढलने लगी, धनुष को पानी के बहने की आवाज़ सुनाई दी और वो तेजी से शोर की दिशा में बढ़ गया। देखते हैं पानी में कोई मछली है या नहीं। धनुष जल्दी ही एक बड़ी नदी के पास पहुंच गया। पानी में देखते ही उसकी आंखें चमक उठीं। मिल गई। हालांकि धनुष को कोई और जानवर नहीं मिला था, लेकिन पानी में मछलियां देखकर उसका मन खिल उठा। उसने अपना भाला चलाया और सीधे एक मछली को भेद दिया। धनुष ने लगातार 5 मछलियां पकड़ी, जो पेट भरने के लिए काफ़ी थीं। 5 मछलियों को साफ करने के बाद धनुष ने कुछ लकड़ियां इकट्ठा कीं। फिर पत्थरों को रगड़कर आग जलाए और अपना शिकार भूनने लगा। जैसे ही मछली पकी, धनुष ने उसे खा लिया। बिना किसी मसाले के उसमें स्वाद तो नहीं था, लेकिन पेट की आग बुझाने के लिए इतना काफ़ी था। थम्प थम्प। जब तक धनुष ने खाना खत्म किया, आसमान पूरी तरह काला हो चुका था। उसने रात बिताने के लिए कोई सुरक्षित जगह ढूंढने का सोचा, क्योंकि इस जंगल में तापमान बहुत गिर जाता था और माहौल खतरनाक था। उसे अगले दिन पहाड़ की ओर बढ़ने से पहले सुरक्षित रूप से आराम करने की ज़रूरत थी। अभी वो ठिकाना ढूंढ ही रहा था कि अचानक उसे गोलियों की आवाज़ सुनाई दी। यहाँ गोलियां क्यों चल रही हैं? धनुष के माथे पर बल पड़ गए। इस सुनसान जंगल के बीचों बीच गोलियों की आवाज़ सुनकर वो हैरान था। धनुष ने तुरंत अपना लकड़ी का भाला उठाया और तेजी से गोलियों की आवाज़ की तरफ भागा, ये जानने के लिए कि आखिर माजरा क्या है। क्या सभी 20 असेसमेंट मेंबर्स जंगल में दाखिल हो चुके हैं? द प्रोविडेंस मुख्यालय से एक भारी आवाज़ गूंजी। जी हाँ, सभी 20 सदस्य जंगल में पहुंच चुके हैं। इस बार हमें 3 सदस्यों को चुनना है जो दिव्य दूत बनेंगे, जिसका मतलब है कि हमें 17 लोगों को खत्म करना होगा। बढ़िया। क्या रोकावत दल तैयार है? भारी आवाज़ ने फिर पूछा। सभी 1000 रोकावत दल के सैनिक तैयार हैं। वो सभी हथियारों से लैस हैं और असली गोलियां लिए हुए हैं। बहुत अच्छे, उन्हें आज रात आराम करने दो। परीक्षा कल आधिकारिक रूप से शुरू होगी। उस भारी आवाज़ ने बहुत संतोष व्यक्त किया और यह कहने के बाद सन्नाटा छा गया। दूसरी ओर, जैसे जैसे धनुष गोलियों की आवाज़ के करीब पहुंचा, वो आखिरकार उस जगह पर पहुंच गया और पेड़ के तनों पर गोलियों के निशान देखे। छेदों को देखकर धनुष समझ गया कि इस्तेमाल किया गया हथियार एक राइफल थी और वो काफ़ी शक्तिशाली थी। क्या इस परीक्षा में हथियार ले जाने की इजाज़त है? ये ख्याल आते ही धनुष की परेशानी और बढ़ गई। हालात को समझ न पाने के कारण धनुष ने सोचना बंद कर दिया। वो जल्दी से उस इलाके से निकला और रात बिताने के लिए एक अपेक्षाकृत सुरक्षित जगह ढूंढ ली। अगला दिन, जैसे ही सूरज की पहली किरण जमीन पर पड़ी, धनुष ने अपनी ताकत वापस पाने के लिए कुछ और मछलियां पकड़ी और फिर जल्दी से निकल पड़ा। उसका इरादा उस पहाड़ की ओर तेजी से बढ़ने का था। रैट टैट टैट, गोलियों की तड़तड़ाहट। यहाँ इतनी गोलीबारी क्यों हो रही है? जैसे ही धनुष पहाड़ की तरफ बढ़ा, उसे अचानक गोलियों की बौछार सुनाई दी। उसकी त्योरियां और गहरी हो गईं। उसे नहीं पता था कि इस जंगल में सचमुच क्या हो रहा है। क्या यहाँ फौज घुस आई है? सच्चाई जानने के लिए धनुष के पास गोलियों की आवाज़ के करीब जाने के अलावा कोई चारा नहीं था। धनुष बेहद सतर्क था। चूंकि उसका एकमात्र हथियार एक लकड़ी का भाला था, इसलिए दुश्मन के आग्नेयास्त्रों से लड़ने की कोशिश करना नामुमकिन था, इसलिए उसे संभलकर आगे बढ़ना था। सचमुच फौज है? क्या हम गलती से किसी मिलिट्री रिस्ट्रिक्टेड जोन में घुस गए हैं? धनुष ने देखा कि एक आदमी का पीछा 20 से ज़्यादा सैनिक कर रहे थे जो लगातार गोलियों की बारिश कर रहे थे। गनीमत थी कि वो आदमी इतना फुर्तीला था कि हर बार गोलियों से बच निकलता था और फिलहाल सुरक्षित था। ये नज़ारा देखकर धनुष के मन में सवाल उठना लाजमी था। 300 मीटर दूर एक और आदमी है। धनुष ने देखा कि हथियारों से लैस वो समूह उसकी पोजीशन के करीब और करीब आ रहा था। फिर उसने देखा कि उन्होंने अचानक उसकी दिशा में पागलों की तरह फायरिंग शुरू कर दी। खुशकिस्मती से धनुष ने खतरे को पहले ही भांप लिया और समय रहते चकमा दे दिया। सारी गोलियां पेड़ के तनों पर लगीं, वरना उसका शरीर पल भर में छलनी हो जाता। वो साले कमीने। धनुष का चेहरा पूरी तरह गुस्से से भर गया और वो तुरंत एक बात समझ गया, हथियारों से लैस ये समूह बहुत संभव है कि इस परीक्षा का ही हिस्सा है। धनुष महसूस कर सकता था कि वो असली गोलियां इस्तेमाल कर रहे थे। अगर किसी को लगी तो वो निश्चित रूप से यहीं मारा जाएगा। भागो! धनुष बिना किसी हिचकिचाहट के वहां से भागा। चूंकि उसके पास कोई हथियार नहीं था, इसलिए दुश्मन से निपटना बेहद मुश्किल होता। उस समूह के पीछा करने की वजह से धनुष को पहाड़ से और दूर जाना पड़ा। करीब आधे घंटे तक धनुष का पीछा करने के बाद अंततः उन आदमियों ने पीछा छोड़ दिया और उसने तुरंत राहत की सांस ली। लगता है उस पहाड़ तक पहुंचना बच्चों का खेल नहीं है।
धनुष की नज़रें गंभीर हो गईं और वो खुद से बड़बड़ाया, चलो चलते हैं। धनुष ने देर नहीं की, उसने अपनी रफ्तार बढ़ा दी ताकि वो इस जगह से और दूरी बना सके। अब जब उसे पता चल गया था कि यह हथियारों वाला समूह परीक्षा का हिस्सा है, तो वो और भी सतर्क हो गया। उसने कुछ सैनिकों को मारकर उनके हथियार छीनने के बारे में भी सोचा, क्योंकि उनके बिना वो बहुत बड़े नुकसान में रहता। सिर्फ लकड़ी के भाले के भरोसे उन्हें मारना नामुमकिन है। लगता है मुझे जाल बिछाना होगा। अगर सही से जाल बिछाया गया तो मैं आसानी से मेरा पीछा करने वालों का काम तमाम कर सकूंगा। धनुष की आंखें ठंडी हो गईं। उसने जाल बिछाने, कुछ लोगों को खत्म करने और उनसे संसाधन हासिल करने के बाद ही पहाड़ की ओर अपनी यात्रा जारी रखने का फैसला किया। ये तय करने के बाद धनुष ने तुरंत काम शुरू कर दिया। उसने ढेर सारी लकड़ी इकट्ठा की, एक एक करके भालों को नुकीला करना शुरू किया और फिर अपने जाल बिछा दिए। अब उसे बस दुश्मन को उसमें फंसाना था। अध्याय 305 कैप्टन से मुलाकात, गठबंधन की योजना। एक बार जब धनुष का जाल तैयार हो गया तो अगला कदम था शिकार को फंसाना। उसे नहीं पता था कि उन पर हमला करने वाले योद्धा इस वक्त कहाँ थे, इसलिए वो केवल इंतजार कर सकता था और देख सकता था कि ऊंट किस करवट बैठता है। जैसे ही गोलियों की आवाज़ गूंजेगी, वो उनका ध्यान अपनी ओर खींचेगा और उनके जाल में घुसने का इंतजार करेगा, तभी वो उन्हें मार पाएगा। सरसर सरसर सरसर। धनुष इस समय नदी के किनारे घास के एक झुरमुट में छिपा हुआ था कि अचानक उसे पास में किसी के चलने की आवाज़ सुनाई दी। वो तुरंत सतर्क हो गया, हाथ में लकड़ी का भाला कस लिया, उसे फेंकने और उस व्यक्ति को तुरंत खत्म करने के लिए तैयार हो गया। ये कौन है? जब वो व्यक्ति घास से बाहर निकला तो धनुष ने उसका चेहरा साफ देखा। उसने उम्मीद नहीं की थी कि वो व्यक्ति उसकी पुरानी लॉ एनफोर्समेंट टीम का पूर्व कैप्टन होगा। कैप्टन! धनुष बाहर निकला और जोर से चिल्लाया। लॉ एनफोर्समेंट टीम के कैप्टन ने आवाज़ सुनी, तुरंत सतर्क होकर पीछे मुड़ा, अपना हथियार धनुष की ओर तान दिया और धनुष का चेहरा साफ देखने के बाद ही उसने अपनी गार्ड नीचे की। तुम यहाँ दिव्य दूत परीक्षा में क्या कर रहे हो? कैप्टन ने धनुष को उलझन भरे चेहरे से देखा और पूछा। पूर्वी क्षेत्र में कुछ बदलाव हुए हैं। एक नई लॉर्ड आई हैं और उन लॉर्ड ने मुझे दिव्य दूत परीक्षा में आने और भाग लेने का निर्देश दिया। कैप्टन की बात सुनकर धनुष ने कुछ नहीं छुपाया और सीधे पूर्व में हुए बदलावों के बारे में बता दिया। अच्छा, तो ये बात है। कैप्टन ने ये सुनकर सिर हिलाया। उसे कोई बहुत हैरानी नहीं हुई। आखिरकार उसने पूर्वी क्षेत्र में हुए बदलावों के बारे में पहले ही सुन रखा था। वो बस धनुष के यहाँ आने को लेकर उत्सुक था और कुछ नहीं। कैप्टन, क्या आप अकेले हैं? धनुष ने कैप्टन की ओर देखा और उससे पूछा। हाँ, मैं दूसरों के साथ मिलना चाहता था, लेकिन मैं रोकावट दल से टकरा गया और मेरे पास कोई चारा नहीं था। मैंने नदी पर आकर थोड़ा पानी पीने का सोचा, क्योंकि जो पानी मैं लाया था वो अब काफ़ी नहीं है। कैप्टन मुस्कुराया, सिर हिलाया और धनुष को जवाब दिया। पानी लाए थे? धनुष ने उसकी बात सुनकर कैप्टन को हैरानी से देखा। तुम्हें इसके बारे में नहीं पता? कैप्टन ने धनुष को देखा, जिसके हाथ में सिर्फ लकड़ी का भाला था, और उसे शक की नज़रों से घूरा। नहीं कैप्टन, क्या आप मुझे इसके बारे में बता सकते हैं? मुझे यहाँ के हालात बिल्कुल समझ नहीं आ रहे। धनुष ने सिर हिलाया, फिर अपने सामने खड़े कैप्टन से बोला। ठीक है, मेरे पानी भरने के बाद चलो कोई छिपी हुई जगह ढूंढते हैं और मैं तुम्हें यहाँ के हालात के बारे में बताता हूँ। कैप्टन मुस्कुराया और धनुष के सुझाव पर सहमत हो गया। चूंकि वे दोनों मिल पाए थे, इसका मतलब था कि यह किस्मत थी। और सबसे बड़ी बात, धनुष वो शख्स था जिसे वो जानता था और जिससे वो वाकिफ था। रोकावट दल से एक साथ निपटना दिव्य दूत परीक्षा पास करना आसान बना देगा। कैप्टन के पानी भरने के बाद वो धनुष के साथ वहां से निकला और एक गुफा की ओर गया जो धनुष ने ढूंढी थी। इस गुफा की जगह बेहद सुनसान थी, चारों ओर लताओं से ढकी हुई। अगर कोई ध्यान न दे तो उसे यह जगह बिल्कुल दिखाई नहीं देगी। कैप्टन, क्या आप सभी को ये सब ले जाने की इजाज़त है? धनुष ने देखा कि कैप्टन के पास एक राइफल, एक पिस्तौल, एक कैंटीन, एक खंजर और अन्य सामान था, और वो पूछे बिना नहीं रह सका। जिस लॉर्ड ने तुम्हें भाग लेने के लिए बुलाया था, क्या उसने तुम्हें इसके बारे में नहीं बताया? कैप्टन ने ये देखते हुए पूछा कि धनुष के हाथ में सिर्फ लकड़ी का भाला था। उन्होंने मुझे विशेष रूप से नहीं बताया, उन्होंने बस मुझे तैयार होने के लिए कहा। मुझे लगा कि उनका मतलब था कि मैं किसी को लॉ एनफोर्समेंट टीम के सदस्यों की जल्दी भर्ती करने का निर्देश दूं, और मैंने इतनी दूर का सोचा ही नहीं। कैप्टन की बात सुनकर धनुष कड़वाहट से हंसा। किसे पता था कि उनकी तैयारी का मतलब ये हथियार और ज़रूरी सामान तैयार करना था। ठीक है, कैप्टन हंसा। धनुष की बात सुनकर सिर हिलाया। उसने उम्मीद नहीं की थी कि यह नई लॉर्ड इतनी अजीब होगी। चूंकि तुम कुछ नहीं लाए हो, मैं तुम्हें इस परीक्षा के बारे में बस थोड़ा बता सकता हूँ। समझ गया, शुक्रिया कैप्टन। कैप्टन की बात सुनकर धनुष ने तुरंत उनका शुक्रिया अदा किया। इस लॉ एनफोर्समेंट टीम परीक्षा में 20 लोग भाग ले रहे हैं। इनके बीच 1000 रोकावट दल के सैनिक हैं जिनका काम हमें उस पहाड़ तक जाने से रोकना है।
उनका मकसद हमें मारना है। बेशक अगर हम वास्तव में बहुत कमज़ोर साबित होते हैं और एक भी व्यक्ति पहाड़ तक नहीं पहुंच पाता, तो रुकावट दल उन सभी को मार देगा। जाहिर है हमारे जिंदा रहने का एक ही तरीका है, उस पहाड़ तक पहुंचना। इसके अलावा रुकावट दल के इस समूह को मुख्यालय से समर्थन प्राप्त है। उनके पास तरह तरह के हथियार और संसाधन हैं, जिसका मतलब है कि उन्हें हमारी तरह अपनी ऊर्जा बनाए रखने के लिए खाने की तलाश करते हुए लगातार सतर्क रहने की ज़रूरत नहीं है। वे एक ऐसा डिवाइस भी साथ रखते हैं जो हमारी लोकेशन का पता लगा सकता है। जैसे ही हम उनके 300 मीटर के दायरे में आते हैं, वे हमारी सटीक जगह का पता लगा सकते हैं। जहां तक बात है कि ये लोग अपनी लोकेशन कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं, मुझे फिलहाल नहीं पता। जिस लॉर्ड को मैं जानता हूं उसने मुझे भी नहीं बताया। कैप्टन ने बिना किसी लाग लपेट के धनुष को वो सब बता दिया जो वो जानता था। कैप्टन, क्या हम इन रुकावट दल वालों को मार सकते हैं? कैप्टन की बात सुनकर धनुष को हालात का मोटा मोटा अंदाजा हो गया। फिर उसने सामने खड़े कैप्टन की ओर देखा और पूछा, हाँ, बशर्ते तुम उन्हें मार सको। आखिरकार ये रुकावट दल वाले बहुत सतर्क हैं। हर बार जब वे चलते हैं तो कम से कम 50 लोग साथ होते हैं। हमारे पास सिर्फ 1 या 2 लोग हैं। अगर हम उनसे बच निकले तो यही बहुत बड़ी बात है। उन्हें मारने की कोशिश करना बेहद मुश्किल है। भले ही हम अंत में उन्हें मारने में कामयाब हो जाएं, हम भी उनके हाथों मारे जा सकते हैं, जो कि घाटे का सौदा है। इसलिए दिव्य दूत परीक्षा में ज़्यादातर प्रतिभागी रुकावट दल से बचते हैं और जल्द से जल्द पहाड़ तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। जब तक हम उस पहाड़ तक पहुंचते हैं, हम सफलतापूर्वक जीवित रह सकते हैं। कैप्टन ने तुरंत एक फीकी मुस्कान दी और समझाया। ये सुनकर कि धनुष का इरादा रुकावट दल से निपटने का था, उसने उसे ऐसा न करने की सलाह दी। हालांकि वो लोग उन जितने ताकतवर नहीं थे, लेकिन उनकी लोकेशन डिटेक्ट करने की क्षमता ने उन पर घात लगाना बहुत मुश्किल बना दिया था। भले ही कोई घात सफल हो जाए, जब तक कि वे तुरंत दुश्मन की रसद नहीं ले लेते, मारे गए सैनिकों की रसद या तो दूसरों द्वारा ले ली जाएगी या बस नष्ट कर दी जाएगी। कैप्टन, मैंने एक जाल तैयार किया है और मेरा इरादा कुछ रुकावट दल वालों को मारने का है। क्या आप मेरे साथ काम करना चाहेंगे? जब तक हम रुकावट दल के हाथों से रसद हासिल कर लेते हैं, हमें संसाधनों के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं होगी, और भले ही हम चक्कर लगाकर थोड़ा दूर से जाएं, हम फिर भी सफलतापूर्वक उस पहाड़ तक पहुंच सकते हैं। कैप्टन की बात सुनकर धनुष ने आखिरकार जाल के अस्तित्व का खुलासा किया और गंभीर चेहरे के साथ उनसे पूछा। अध्याय 306 रुकावट को न्योता, पूरी सेना का सफाया। क्या तुम उन रास्ता रोकने वालों पर हमला करने की योजना बना रहे हो? लॉ एन्फोर्समेंट टीम के कैप्टन की सांसें अटक गईं। उसने हैरानी से धनुष जिंदल की तरफ देखा। उसके शब्दों पर यकीन करना मुश्किल था। उसने उम्मीद नहीं की थी कि यह लड़का इतना बेखौफ होगा कि सीधे उन गुंडों के इलाके में हमला करने की सोच ले। ये बात जग जाहिर थी कि उन रास्ता रोकने वालों पर हमला करना, अगर कामयाब नहीं हुआ तो इसका मतलब था निश्चित मौत। आखिरकार उनके पास सिर्फ एक ही जान थी, इसलिए हर वक्त चौकन्ना रहना उनकी मजबूरी थी। हाँ, मैंने एक जाल बिछाया है, बस वो एक बार उसमें कदम रख दें, मुझे पूरा भरोसा है कि मैं उन्हें खत्म कर दूंगा। धनुष ने अपने सामने खड़े कैप्टन की ओर देखते हुए सिर हिलाया और फिर गंभीरता से कहा, एक जाल। ये सुनकर कैप्टन के माथे पर लकीरें उभर आईं। वह गहरी सोच में डूब गया और ऐसा लग रहा था कि उसका धनुष के साथ इस पागलपन में शामिल होने का कोई इरादा नहीं था। क्या हुआ अगर धनुष ने जाल बिछाया भी है? सामने वाले के पास तो बारूद और हथियार हैं और यहाँ सिवाय कुछ छोटे मोटे फंदों के कुछ नहीं है। उन गुंडों के झुंड को मारना लोहे के चने चबाने जैसा होगा। अगर वे चूके तो उनकी शामत आ जाएगी। धनुष भी समझ गया कि कैप्टन इस मामले में हाथ डालने से कतरा रहा है। कैप्टन, आप एक बार चलकर मेरा तैयार किया हुआ जाल देख क्यों नहीं लेते? मुझे पूरा विश्वास है कि जैसे ही वे मेरे बिछाए जाल में फंसेंगे, मैं उन सभी रुकावटों को जड़ से मिटा दूंगा। धनुष ने जल्दी से कैप्टन को समझाने की कोशिश की। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलकर देख लेता हूँ। अगर मुझे लगा कि यह वास्तव में मुमकिन है तो मैं तुम्हारा साथ दूंगा, लेकिन अगर मुझे लगा कि यह बेकार है तो मैं तुरंत वहां से निकल जाऊंगा। धनुष की बातें सुनकर कैप्टन आखिरकार मान गया, लेकिन उसने अपनी शर्तें पहले ही साफ कर दीं। बढ़िया। ये सुनते ही धनुष के चेहरे पर मुस्कान आ गई। धनुष कैप्टन को उस जगह ले गया जहां उसने जाल बिछाया था। जैसे ही कैप्टन की नज़र उस जाल पर पड़ी, वह पूरी तरह खामोश हो गया। उसकी आंखों में हैरानी साफ झलक रही थी। मैं तुम्हारे इस ऑपरेशन में साथ दूंगा। इस बार कमान तुम्हारे हाथ में होगी, कैप्टन ने हामी भरते हुए कहा। ठीक है कैप्टन, अगर हम सच में उन्हें निपटाने में कामयाब रहे तो हमें जो भी सामान मिलेगा हम उसे बराबर बराबर बांट लेंगे। मंजूर है, कैप्टन भी मुस्कुरा दिया। उसे विश्वास हो गया था कि इस जाल के साथ अगर वो गुंडे यहाँ आए तो उनका वापस लौटना नामुमकिन है। कैप्टन, इस जाल को कंट्रोल करने के लिए किसी की ज़रूरत है।
शुरू में मैंने अकेले ही काम करने का सोचा था, बिना किसी के कंट्रोल के, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं कितनों को मार पाऊंगा। शायद मैं कुछ को मार देता, लेकिन अगर कोई इसे कंट्रोल करे तो मुझे यकीन है कि हम एक को खत्म कर सकते हैं। धनुष ने धीमे स्वर में सामने खड़े कैप्टन को समझाया। ठीक है, मैं दुश्मनों को खींच कर लाता हूँ। जैसे ही वे जाल वाले इलाके में कदम रखें, तुम तुरंत अपना काम शुरू कर देना। धनुष की बात सुनते ही कैप्टन उसका इशारा समझ गया। उसने भी जाल का मुआयना किया था और जानता था कि अगर कोई इसे सही समय पर चलाए तो उन गुंडों का नामो निशान मिट जाएगा। शुक्रिया कैप्टन। धनुष ने मुस्कुराते हुए कैप्टन का धन्यवाद किया। एक दूसरे की मदद ही तो कर रहे हैं। तुम जाल संभालने के लिए तैयार हो जाओ, मैं उन्हें ललकार कर लाता हूँ। इतना कहने के बाद कैप्टन कुछ दूरी पर गया और अपनी बंदूक तान दी। ठान्या ठान्या ठान्या। जैसे ही इस घने जंगल में गोलियों की गूंज हुई, जंगल में छिपे हुए गुंडे तेजी से उस आवाज की तरफ लपके। कैप्टन तुरंत वहां से हटा नहीं, बल्कि वहीं डटा रहा और रुक रुक कर फायर करता रहा। ठान्या ठान्या। कैप्टन वहीं जमा हुआ था कि तभी अचानक जवाब में गोलियां चलीं और एक गोली उसके चेहरे को छूते हुए निकल गई। उसे समझ आ गया, दुश्मन आ चुके हैं। वह बिना एक पल गनवाए पलटा और पूरी ताकत से भागा, सीधा उस तरफ जहां धनुष ने मौत का जाल बिछा रखा था। धनुष ने कैप्टन को पहले ही बता दिया था कि जाल के बीच में सुरक्षित जगहें कहाँ कहाँ हैं, इसलिए वह धनुष के बताए रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ गया। वे गुंडे अभी भी बहुत घमंड में थे, उन्हें यकीन ही नहीं था कि कोई उन पर घात लगाने की जुर्रत भी कर सकता है, इसलिए वे सीधे कैप्टन के पीछे दौड़ पड़े। धनुष ने देखा कि दर्जनों गुंडे आ चुके हैं और उसके होठों पर एक सर्द मुस्कान तैर गई। उसने इन चीजों को तैयार करने में 2 दिन लगाए थे। इन 2 दिनों में धनुष ने और कुछ नहीं किया, बस लकड़ी के भाले तैयार किए थे। इन भालों को उसने इतनी होशियारी से छिपाया था, लताओं से बांध कर रखा था, ताकि जब वह हमला करे तो दुश्मन को संभलने का मौका ही न मिले। स्विश स्विश स्विश। जैसे ही सारे गुंडे जाल के दायरे में आए, धनुष ने बिना किसी हिचकिचाहट के उसे एक्टिवेट कर दिया। लकड़ी के नुकीले भाले पलक झपकते ही उन गुंडों की तरफ सनसनाते हुए निकले। खच खच खच। भाले उन गुंडों के जिस्मों को बेरहमी से चीरते हुए निकल गए। जिस दिशा से वे आ रहे थे वह जगह काफी खुली थी और इसीलिए धनुष ने यहीं जाल बिछाया था, ताकि एक ही वार में सबका काम तमाम हो जाए। चारों दिशाओं से आए भालों ने तेजी से सारे दुश्मनों को ढेर कर दिया। सिर्फ 1 मिनट में वहां एक भी गुंडा जिंदा नहीं बचा था। अरे बाप रे, ये जाल तो वाकई खौफनाक है। जब कैप्टन ने देखा कि सारे दुश्मन मारे जा चुके हैं तो उसके मुंह से बस हैरानी भरी चीख निकल गई। अगर धनुष का ये जाल ना होता तो वह इन गुंडों से पंगा लेने की सोच भी नहीं सकता था, लेकिन इस बार धनुष की बदौलत वे दोनों रातों रात अमीर हो गए थे। कैप्टन, है न जबरदस्त पावर। धनुष को भी उम्मीद नहीं थी कि यह जाल इतना घातक साबित होगा कि सारे दुश्मन एक साथ साफ हो जाएंगे। उसने मुस्कुराते हुए कैप्टन की ओर देखा। वाकई मेरी किस्मत अच्छी है कि इस बार मैं तुम्हारे साथ हूँ। कैप्टन भी मुस्कुराया और धनुष की तारीफ किए बिना न रह सका। कैप्टन, चलिए जल्दी से मैदान साफ करते हैं, कहीं कोई और मुसीबत न आ जाए। धनुष ने ज्यादा बातें नहीं की, बस कैप्टन से कहा कि जल्दी से उनकी लाशों से सारा सामान इकट्ठा करें और यहाँ से निकल लें। सही कहा, बिल्कुल सही। कैप्टन ने भी मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। दोनों ने फुर्ती से उन लोगों के हथियार और बाकी संसाधन बटोरे और फिर वहां से निकल गए। जाहिर है वे सब कुछ नहीं ले जा सकते थे, लेकिन उन्होंने इतना ले लिया था कि अगले कई दिनों तक उन्हें रसद की चिंता करने की जरूरत नहीं थी। वे तेजी से पहाड़ की ओर बढ़ चले। पूरी एक टीम के लाइव सिग्नल गायब हो गए हैं। मुख्यालय को भी यह खबर मिली और उन्होंने तुरंत मुख्यालय के एक वरिष्ठ अधिकारी को सूचित किया। क्या मुख्यालय के वरिष्ठ अधिकारी भी यह खबर सुनकर सन्न रह गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि कोई अकेले पूरी टीम का सफाया कर सकता है। ये जानना जरूरी था कि एक टीम में 50 लोग होते थे। पता लगाओ कि आखिर हुआ क्या है, जितनी जल्दी हो सके, अधिकारी ने आदेश दिया। मुख्यालय के कर्मचारियों ने वीडियो निकाला और देखा कि कैसे चारों दिशाओं से आए भालों ने उन गुंडों को मौत की नींद सुला दिया। ये देख अधिकारी भी खामोश हो गया। ये लड़का बहुत शानदार है, इसे जल्द से जल्द ढूंढो, ये सीधे पहले चरण को पार कर सकता है। अधिकारी ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। वह इस बात से बहुत खुश था कि धनुष ये कर पाया। उसने तुरंत अपने पास खड़े कर्मचारियों को निर्देश दिए। अध्याय 307 मुख्यालय का इनाम, वापसी का कोई रास्ता नहीं। जब धनुष और कैप्टन को भारी मात्रा में रसद मिल गई तो वे घटनास्थल से निकल गए। उनकी पहली प्राथमिकता उस पहाड़ की सटीक जगह का पता लगाना था और उन्होंने तुरंत एक लंबा रास्ता चुना, घूमकर वहां पहुंचने की योजना बनाई। हालांकि घूमकर उस पहाड़ तक पहुंचने में समय ज्यादा लगेगा, लेकिन ये रास्ता ज्यादा सुरक्षित होना चाहिए था। वह व्यक्ति मिल गया है। वह पूर्वी लॉ एनफोर्समेंट स्क्वाड का नया कैप्टन है। इस बार पश्चिमी मास्टर फतेह और पूर्वी मास्टर दोनों ने इस देवदूत परीक्षा में भाग लेने के लिए उसकी सिफारिश की थी।
मुख्यालय के कर्मचारी ने तुरंत धनुष की तस्वीर स्क्रीन पर ला दी और उसकी सारी जानकारी वहां आ गई। एक नया खिलाड़ी, फिर भी इतनी बेहतरीन रणनीति, बहुत खूब। चूंकि मैंने अभी कहा है तो जल्दी से व्यवस्था करो। वह सीधे पहले असेसमेंट को पास कर सकता है। मुख्यालय के वरिष्ठ अधिकारी भी धनुष के बारे में सुनकर काफी हैरान थे, फिर हल्की हंसी के साथ बोले, समझ गया महागुरु। मुख्यालय के कर्मचारी ने आदरपूर्वक कहा और तुरंत इस मामले की व्यवस्था करने में जुट गया। मुख्यालय के कर्मचारी के आदेश के बाद धनुष की लोकेशन स्वाभाविक रूप से उस जंगल के आसपास तैनात कर्मचारियों के पास पहुंच गई। ये तुम्हारे लिए है। कैप्टन ने अपना फोन वाइब्रेट होते सुना, अपने बगल में खड़े धनुष को देखा और फोन आगे बढ़ाते हुए कहा, मेरे लिए, यहाँ सिग्नल आ रहा है। धनुष कैप्टन के हाथ में फोन देखकर हैरान रह गया और उलझन भरी निगाहों से पूछा, हम इंटरनल फोन और इंटरनल नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं। शायद सिर्फ तुम ही कुछ नहीं लाए, हम सब ये चीजें साथ लाए हैं। धनुष की बात सुनकर कैप्टन ने एक फीकी मुस्कान के साथ कहा, ठीक है। धनुष ने कैप्टन का फोन लिया और स्क्रीन पर मुख्यालय का एक कर्मचारी दिखाई दिया। उस कर्मचारी ने सीधे धनुष को सूचित किया कि उसने पहला असेसमेंट पास कर लिया है और वह सीधे उस पहाड़ पर जा सकता है। रास्ते में उसे किसी खतरे का सामना नहीं करना पड़ेगा। क्या मैं पूछ सकता हूँ महोदय, क्या मैं उस पहाड़ पर अपने साथ किसी और व्यक्ति को ले जा सकता हूँ? धनुष को उम्मीद नहीं थी कि मुख्यालय उसे यह परीक्षा सीधे पास करने देगा, इसलिए उसने झिझकते हुए पूछा, नहीं, उस पहाड़ पर सिर्फ तुम अकेले जा सकते हो। धनुष की बात सुनते ही कर्मचारी ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया, तो क्या मैं यह मौका छोड़ सकता हूँ? धनुष ने कर्मचारी की बात सुनी, अपने बगल में खड़े कैप्टन को देखा जो उसे ईर्ष्या भरी नजरों से देख रहा था। धनुष से रहा नहीं गया और उसने पूछ लिया, मौका छोड़ना चाहते हो? क्या तुम पक्का यह मौका छोड़ना चाहते हो? कर्मचारी धनुष की बात सुनकर सन रह गया। उसने धनुष को गहराई से देखा और फिर पूछा, हाँ, मुझे यकीन है कि मैं यह मौका छोड़ना चाहता हूँ। धनुष ने भी बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, उसने फैसला कर लिया था। ठीक है, मैं मुख्यालय के वरिष्ठ अधिकारी को इस बारे में सूचित कर दूंगा। कर्मचारी ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। जब सामने वाला खुद ही मौका छोड़ना चाहता है तो वह और क्या कह सकता था? क्या तुम पागल हो गए हो? तुमने वास्तव में यह मौका छोड़ दिया। क्या तुम नहीं जानते कि हम इस वक्त कितने बड़े खतरे में हैं? जब तक तुम हाँ कहते, तुम सीधे उस पहाड़ पर जा सकते थे और अगले चरण में पहुंच सकते थे। तुम्हें इन खतरों का सामना नहीं करना पड़ता। कैप्टन यह विश्वास ही नहीं कर पा रहा था। कैप्टन, मैं फायदे के बारे में जानता हूं, लेकिन हम साथ निकले थे, साथ खतरे का सामना किया और साथ सामान हासिल किया। अगर मैं अकेले चला जाता तो ये तुम्हारे साथ धोखा होता। और चिंता मत करो, मुझे विश्वास है कि हम दोनों उस पहाड़ तक सुरक्षित जरूर पहुंचेंगे। कैप्टन की बातें सुनकर धनुष ने तुरंत मुस्कुराते हुए कहा, उसे विश्वास था कि वे इस बार उस पहाड़ तक जरूर पहुंच जाएंगे और इस परीक्षा को पूरा करेंगे। जब तुम ऐसा कह ही रहे हो तो मैं और कुछ नहीं कहूंगा। बस उम्मीद करता हूं कि हम सच में उस पहाड़ तक सुरक्षित पहुंच सकें। कैप्टन ने धनुष की बातें सुनी, उसे कुछ भावुकता से देखा और फिर एक कड़वी मुस्कान के साथ कहा, अब आगे कुछ भी कहना बेकार था, क्योंकि धनुष ने स्वेच्छा से मौका छोड़ दिया था, जिसका मतलब था उसे खो देना। चिंता मत करो कैप्टन, हम उस पहाड़ तक जरूर पहुंचेंगे। धनुष ने आत्मविश्वास से भरे चेहरे के साथ कैप्टन को देखा और हल्की हंसी के साथ कहा। कैप्टन ने धनुष का आत्मविश्वास देखा और ज्यादा कुछ नहीं बोला। नहीं, उसने धनुष का मनोबल तोड़ा, क्योंकि आत्मविश्वास होना अच्छी बात थी। कैप्टन, चलिए, धनुष ने हल्की हंसी के साथ कहा और फिर वे दोनों साथ निकल पड़े, तेजी से उस पहाड़ की दिशा में बढ़ते हुए। टप टप टप, जैसे जैसे वे पहाड़ के बाहरी इलाके की ओर बढ़ रहे थे, उन्हें लगभग 2 दिन लग गए। वे पहाड़ के जितना करीब पहुंच रहे थे, आसपास उतनी ही ज्यादा गोलियों की आवाजें सुनाई दे रही थीं। यह क्या हो रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि सबने हमारे जैसा ही सोचा, जिस वजह से यहाँ और भी ज्यादा गुंडे जमा हो गए हैं? धनुष और कैप्टन ने ये शोर सुना और कड़वी मुस्कान के साथ एक दूसरे को देखा। उन्होंने इस जगह पर इतनी घनी गोलीबारी की बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी। उन्होंने सोचा था कि यह जगह सुरक्षित होगी, लेकिन गोलियों की आवाज सुनकर लग रहा था कि यह और भी खतरनाक है। बाहुबली, अब आगे क्या करें? कैप्टन ने अपने बगल में खड़े धनुष को देखा और कोड नेम का इस्तेमाल करते हुए सवाल पूछा। कैप्टन, हमारे पास अब सिर्फ 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता यह है कि सीधे घुस जाएं और देखें कि हमारी किस्मत कैसी है, क्या हम उस पहाड़ तक सुरक्षित पहुंच पाते हैं। दूसरा रास्ता यह है कि जिस रास्ते से आए थे वहीं वापस लौटें और दूसरी दिशा से पहाड़ में प्रवेश करें। बेशक, मुझे नहीं पता कि वापस जाते समय हमें उतने ही दुश्मन मिलेंगे या नहीं। धनुष ने स्थिति का विश्लेषण किया और सीधे अपने सामने खड़े कैप्टन को बता दिया। धनुष की बात सुनकर कैप्टन भी फीका सा मुस्कुराया। वह जानता था कि धनुष जो कह रहा है वह 16 आने सच है। असल में उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, सीधे उस पहाड़ में घुस जाना। बाहुबली, लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ।
हम सीधे अंदर घुसने वाले हैं। कैप्टन ने गहरी सांस ली, फिर धनुष की ओर देखा और धीरे से कहा, समझ गया कैप्टन, मैं तैयार हूँ। कैप्टन की बात सुनकर धनुष ने तुरंत हामी भरी। उन्होंने उस पहाड़ की ओर देखा, ये जानते हुए कि वही उनकी मंजिल है। बस एक बार उस जगह पहुंच जाएं, तो पहली परीक्षा पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। अध्याय 308 दुश्मन कांप उठा और वे सुरक्षित पहुंच गए। चलो, धनुष और कैप्टन अब युद्ध के लिए तैयार थे, अब लड़ने की बारी उनकी थी। ठीक है, धनुष ने एक शब्द में जवाब दिया। दोनों अपने अपने हथियार संभाले तेजी से पहाड़ के करीब पहुंचे। उत्तर पूर्व में दुश्मन दिखाई दिए हैं, मैं उनका ध्यान भटकाता हूं, तुम उन्हें निपटा देना, कैप्टन ने धनुष से कहा। उसे हमेशा लगता था कि उसकी ताकत धनुष से ज्यादा है, इसलिए उसका ध्यान भटकाना ही बेहतर होगा। समझ गया कैप्टन, धनुष ने सहमति जताई। जैसे ही कैप्टन हलचल मचाने के लिए युद्ध के मैदान में कूदा, धनुष ने भी दुश्मनों की सटीक लोकेशन पता कर ली। फिर धनुष को 300 मीटर दूर खड़े देखा गया। उसकी राइफल एक एक करके उन गुंडों को ऐसे गिरा रही थी जैसे वह मछलियों का शिकार कर रहा हो। इन गुंडों को निपटाने के बाद धनुष ने तेजी से अपनी जगह बदल ली। कैप्टन ने जिस भी दुश्मन को बाहर निकाला, उनमें से एक भी धनुष की गोली से नहीं बच पाया। भाई, मैं तो तेरी निशानेबाजी का कायल हो गया। कैप्टन अब थक चुका था। वह पीछे हटकर आया, धनुष को देखा और उत्साह से बोला, बस ठीक ठाक है। कैप्टन की तारीफ सुनकर धनुष ने बिना किसी घमंड के जवाब दिया, कैप्टन, हम दोनों की ताकत के साथ हम पूरी तरह से उस पहाड़ में घुस सकते हैं। ऐसा करते हैं, आप उनका फायर अपनी तरफ आकर्षित करें और मैं अंधेरे में छिपकर उन्हें सीधे खत्म कर दूंगा, कैसा रहेगा? धनुष ने इन दुश्मनों की ताकत को परख लिया था। हालांकि वे ठीक ठाक थे, लेकिन उनके सामने वे कहीं नहीं टिकते थे। वह आसानी से उनसे निपट सकता था। बिल्कुल, कैप्टन ने, जिसने धनुष की भयानक निशानेबाजी देखी थी, बिना किसी हिचकिचाहट के सहमति दे दी। धनुष की ताकत वाकई इतनी थी कि वह जोखिम उठा सकता था, क्योंकि ऐसा जोखिम उन्हें इस परीक्षा को सफलतापूर्वक पास करने में मदद कर सकता था। चलो चलते हैं, कैप्टन ने हल्की हंसी के साथ कहा, और फिर वे दोनों तेजी से पहाड़ की ओर साथ बढ़ चले। इस दौरान कैप्टन का सामना भी कई दुश्मनों से हुआ। गनीमत थी कि उसकी ताकत काफ़ी थी और विरोधियों की निशानेबाजी वाकई खराब थी। कैप्टन को बस कुछ मामूली खरोंचें आईं, और फिर धनुष की निशानेबाजी तो सच में खौफनाक थी। इन दुश्मनों को मारना उसके लिए बच्चों का खेल था। धनुष की ताकत वाकई डरावनी थी। हर बार जब उसने फायर किया, एक दुश्मन ढेर हो गया। धनुष की ताकत ने उन रास्ता रोकने वालों को पूरी तरह से डरा दिया था। लानत है, इन दोनों का चक्कर क्या है? ये इतने भयानक रूप से ताकतवर क्यों हैं? बाकी दुश्मन तो पास की लड़ाई में ठीक हैं, हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते, लेकिन उनकी निशानेबाजी इतनी खास नहीं होती। क्या तुम चाहते हो मैं जाऊं? दफा हो जाओ, मेरी वहां जाने की हिम्मत नहीं है। वहां जाना मतलब मौत को दावत देना। क्या तुम जानबूझकर मुझे मरने भेज रहे हो? कैप्टन, बस उन्हें उस पहाड़ में जाने दो। हमारी ताकत के साथ उन्हें रोकना नामुमकिन है। इस पल सारे गुंडे पूरी तरह से खौफजदा थे। कैप्टन और धनुष की ताकत के सामने वे कहीं नहीं टिकते थे। अगर वे रोकना जारी भी रखते तो भी वे दोनों जबरदस्ती निकल ही जाते। कोई नहीं आ रहा। कैप्टन ने भी देखा कि उनके रास्ते में कोई नहीं आ रहा था। वे सन्न रह गए। बाहुबली, तेरी निशानेबाजी कमाल है। तूने उन्हें इतना डरा दिया है कि अब वे हमें निशाना बनाने की हिम्मत भी नहीं कर रहे, कैप्टन ने धनुष के पास आकर कहा। वह तारीफ किए बिना नहीं रह सका। कैप्टन, हम अभी भी अपनी सुरक्षा कम नहीं कर सकते। हालांकि इन लोगों की ताकत औसत है, लेकिन अगर वे अंधेरे में छिपकर हमें निशाना बनाते हैं तो हम बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं। इसलिए आप आगे रहें, मैं आपके पीछे रहूंगा। अगर ये दुश्मन हमें निशाना बनाने की जुर्रत करते हैं तो हम तुरंत जवाब दे सकते हैं। कैप्टन की बात सुनकर धनुष ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है। धनुष की सावधानी सुनकर कैप्टन ने स्वाभाविक रूप से बिना किसी हिचकिचाहट के सहमति दे दी। आखिरकार, हालांकि उनकी ताकत बहुत अच्छी थी, लेकिन सैकड़ों लोगों के घेराव का सामना करते हुए वे बिल्कुल नहीं बच पाते। सबसे बड़ी बात, उन्हें ये भी नहीं पता था कि क्या ये लोग सचमुच डर गए हैं। अगर वे सचमुच नहीं डरे थे तो उनका यहाँ गिरना तय था। वे यहाँ तक आ चुके थे तो स्वाभाविक रूप से इस जगह पर मरना उनके लिए नामुमकिन था। चलो, धनुष की बात सुनकर कैप्टन हंसा और फिर तेजी से आगे बढ़ा। धनुष ने कैप्टन को तेजी से आगे बढ़ते देखा। वह उसके बिल्कुल पीछे नहीं चला, बल्कि एक सुरक्षित दूरी बनाए रखी। आखिरकार, कोई गारंटी नहीं दे सकता था कि ये गुंडे उन पर दोबारा हमला करने की हिम्मत करेंगे या नहीं। रास्ते में धनुष और कैप्टन को सचमुच कोई गुंडा नहीं मिला और उन्होंने अपनी सतर्कता थोड़ी कम कर दी। कैप्टन, हमें उनकी लोकेशन पता चल गई है। क्या हम सच में हमला नहीं करेंगे? सही कहा कैप्टन, वे पहले ही हमारी निगरानी की सीमा में हैं, हम निश्चित रूप से हमला कर सकते हैं। इन लोगों ने हमारे कई साथियों को मारा है।
हालांकि धनुष और कैप्टन आगे बढ़ रहे थे, वे उन गुंडों की निगरानी सीमा में भी आ चुके थे। आखिरकार 300 मीटर की दूरी बहुत कम होती है। गुंडों के कैप्टन ने अपने आसपास के साथियों की बातें सुनी। इस पल वह बोला नहीं, बस अपने साथियों को देखा। अगर तुम हमला करना चाहते हो तो जाओ और करो, मैं बस तुम्हें देखूंगा। वैसे भी मेरा अब उन पर हमला करने का कोई इरादा नहीं है। आखिरकार अगर वे उस पहाड़ में घुस भी जाएं तो हम पर कोई असर नहीं पड़ेगा। कैप्टन अब धनुष की ताकत से डर गया था, क्योंकि धनुष की निशानेबाजी बस बहुत ज्यादा सटीक थी। हर बार वह उन्हें मार सकता था, भले ही वे छिपे हों। ऐसा लगता था जैसे धनुष के पास एक्स-रे विजन हो और वह उन्हें साफ देख सकता हो। मैं जाऊंगा, मैं अपने भाई का बदला लेने की योजना बना रहा हूं। उसने मेरे भाई को मारा है। हमें अब उनकी लोकेशन पता है, हम उन्हें निश्चित रूप से मार सकते हैं। मुझे भी शामिल करो, मुझे भी गिन लो, हम उन्हें जरूर ढेर कर देंगे। ... एक के बोलने के बाद दूसरे भी शामिल हो गए। सभी धनुष और उसके साथी को खत्म करना चाहते थे। धनुष और उसके साथी ने ये आवाजें सुनी और तुरंत सतर्क हो गए। फिर उन्होंने गुंडों को हरकत करते देखा। धनुष हर समय सतर्क था और उनकी हरकत का पता चलते ही उसने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाबी हमला किया और अंततः सभी दुश्मनों का सफाया कर दिया और वे दोनों सफलतापूर्वक पहाड़ पर पहुंच गए। अध्याय 309 विश्व विजेता 3 देवदूत। धनुष और कैप्टन सफलतापूर्वक पहाड़ पर पहुंच गए। पहाड़ पूरी तरह से वीरान था, किसी भी जीव जंतु से रहित, और स्वाभाविक रूप से इंसानों का तो नामो निशान नहीं था। वहां सिर्फ 2 ही इंसान थे, धनुष और कैप्टन। लगता है हम यहां पहुंचने वाले पहले ग्रुप हैं। जगह को खाली देखकर कैप्टन ने अपने बगल में खड़े धनुष की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा और फिर वहीं जमीन पर बैठ गया, राहत की गहरी सांस लेते हुए। उन्होंने असेसमेंट का पहला हिस्सा सफलतापूर्वक पूरा कर लिया था और अब उन्हें बस अगले असेसमेंट का इंतजार करना था। धनुष कुछ नहीं बोला, उसकी नज़रें नीचे की ओर घूम गईं। नीचे के घने जंगल से अभी भी गोलियों की आवाज़ें गूंज रही थीं, जो साफ बता रही थीं कि लोग अभी भी उस पहाड़ तक पहुंचने के लिए संघर्ष कर रहे थे जहां वे खड़े थे। धनुष और कैप्टन ने लगभग 1 दिन तक इंतजार किया। इस 1 दिन के दौरान लोग लगातार और सफलतापूर्वक पहाड़ पर पहुंचते रहे। दूसरे दिन मुख्यालय ने असेसमेंट के अंत की घोषणा की और बचे हुए 6 लोग सफलतापूर्वक दूसरे असेसमेंट के लिए आगे बढ़े। मेरे पीछे आओ, मुख्यालय का एक कर्मचारी हेलीकॉप्टर में आया और जल्दी से धनुष और अन्य लोगों को उस क्षेत्र से निकलने के लिए बुलाया। धनुष और अन्य लोग एक एक करके हेलीकॉप्टर में सवार हो गए। फिर मुख्यालय के कर्मचारी की आवाज़ सुनी। इस बार देवदूत बनने के लिए सिर्फ 3 लोगों की जरूरत है। सन्नाटा। जैसे ही कर्मचारी ने अपनी बात खत्म की, अगले ही पल सब ने एक दूसरे को शक की निगाहों से देखा। अचानक हमले से बचने के लिए तैयार हो गए। चूंकि केवल 3 लोग ही देवदूत बन सकते थे, तो ये तय था कि वे प्रतिद्वंद्वी बनेंगे और आपस में भयंकर मुकाबला करेंगे। तुम्हें इतना घबराने या एक दूसरे को जानी दुश्मन समझने की जरूरत नहीं है। यह असेसमेंट पिछले वालों से अलग है। तुम लोग घास प्रदेश जाओगे विश्व विजेता प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए। इस बार विश्व विजेता प्रतियोगिता में जीतने के लिए 3 स्लॉट होंगे। केवल इन जीतने वाले स्लॉट्स में से एक हासिल करके ही तुम जिंदा रह सकते हो और देवदूत बन सकते हो। मुख्यालय के कर्मचारी ने जल्दी से स्थिति समझाई। 6 बचे हुए लोग विश्व विजेता प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आगे बढ़ेंगे। इस इवेंट का नेतृत्व द प्रोविडेंस कर रही थी, जिसने दुनिया भर के कई अमीर लोगों का ध्यान आकर्षित किया था। साथ ही द प्रोविडेंस ने प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए कई शीर्ष विशेषज्ञों को भर्ती किया था। देवदूत बनने के लिए स्वाभाविक रूप से केवल 3 सबसे ताकतवर लोग ही योग्य होंगे। ठीक है। हालांकि कर्मचारी की बात सुनकर सबने अपनी सतर्कता थोड़ी कम कर दी, लेकिन उन्होंने पूरी तरह से अपनी ढाल नीचे नहीं की, इस डर से कि कोई अचानक चाल चल दे। हेलीकॉप्टर घास प्रदेश की राजधानी में उतरा। मेरे पीछे आओ, तुम्हारे पास आराम करने के लिए 3 दिन हैं। इन 3 दिनों में तुम ठीक से रिलैक्स कर सकते हो। 3 दिनों के बाद विश्व विजेता प्रतियोगिता शुरू होगी और तुम्हें तब भाग लेना होगा। मुख्यालय के कर्मचारी ने धनुष और बाकी 6 लोगों से कहा, फिर उन्हें उनके कमरों में ले गया ताकि वे 3 दिन अच्छे से आराम कर सकें। आखिरकार कोई नहीं जानता था कि 3 दिन बाद वे जिएंगे या मरेंगे। जब धनुष घास प्रदेश पहुंचा तो उसने होटल के फ़ोन का इस्तेमाल करके माया से संपर्क किया और उसे अपने संचार उपकरण घास प्रदेश लाने को कहा। तुम घास प्रदेश गए हो? माया धनुष की बात सुनकर सन्न रह गई। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वह घास प्रदेश जाएगा। घास प्रदेश बहुत पिछड़ा और अविकसित था। हाँ, आगे हमें यहाँ अंतिम देवदूत स्लॉट्स तय करने हैं। और हाँ, मेरा काल भैरव तलवार भी लेते आना। धनुष ने माया की बात सुनी और बिना कुछ छिपाए सीधे घास प्रदेश में उनके आने का असली मकसद बता दिया। ठीक है। ये जानकर कि धनुष देवदूत परीक्षा में भाग लेने के लिए घास प्रदेश गया है, माया ने बिना किसी हिचकिचाहट के सहमति दे दी। धनुष का सारा सामान पैक करने के बाद माया ने तुरंत धनुष का निजी जेट लिया और घास प्रदेश पहुंच गई।
क्या तुम्हें आने वाले असेसमेंट पर भरोसा है? माया ने धनुष को उसका सामान दिया, फिर उससे गंभीरता से पूछा। धनुष उसकी बात सुनकर समझ गया कि माया क्या कहना चाहती है। मुझे भी नहीं पता, धनुष ने सिर हिलाया और हल्की हंसी के साथ जवाब दिया। आखिरकार वह लड़ाई के दौरान अपनी असली ताकत उजागर नहीं कर सकता था। अगर वह अपनी असली शक्ति का उपयोग करने में सक्षम होता तो उसे इस प्रतियोगिता का कोई डर नहीं होता और वह विरोधियों को धूल चटा सकता था। ठीक है, अपना ख्याल रखना। माया को धनुष की बात सुनकर समझ नहीं आया कि क्या कहे, तो उसने बस उसे सावधान रहने को कहा। हाँ, क्या तुम इस बार प्रतियोगिता देखना चाहती हो? आखिरकार विश्व विजेता प्रतियोगिता द प्रोविडेंस द्वारा आयोजित एक प्रोजेक्ट है। अगर तुम शामिल होना चाहती हो तो तुम्हें दर्शक का पास मिल जाना चाहिए। अगर हो सका तो मैं देखने आऊंगी। माया ने सिर हिलाया और मान गई। धनुष और माया ने ज्यादा बात नहीं की। अगले कुछ दिनों तक वे दोनों मूल रूप से खाने के लिए साथ रहे और अन्य मामलों पर चर्चा नहीं की। एक बहुत ही सुकून भरा समय बिताया। 3 दिन पलक झपकते ही बीत गए। विश्व विजेता प्रतियोगिता आधिकारिक तौर पर शुरू हो गई। धनुष और अन्य लोगों को पता चला कि द प्रोविडेंस ने विश्व विजेता प्रतियोगिता का भारी प्रचार किया था और इस बार प्रतिभागी विभिन्न देशों के शीर्ष विशेषज्ञ थे, जिनकी संख्या सैकड़ों में थी। पूरा कार्यक्रम 3 चरणों में विभाजित था। पहला चरण एक अराजक हाथापाई था जो 2 घंटे तक चलेगा। 2 घंटे पूरे होने के बाद हाथापाई समाप्त हो जाएगी और केवल बचे हुए लोग ही अगले चरण में जा सकेंगे। दूसरा चरण अंतिम 9 लोगों को तय करने के लिए व्यक्तिगत लड़ाई का था। तीसरा चरण अंतिम लड़ाई थी जो 3 सबसे ताकतवर व्यक्तियों का फैसला करेगी। धनुष, कैप्टन और अन्य 6 लोग सफलतापूर्वक एक विशाल ग्लेडिएटर अखाड़े में पहुंचे। अखाड़े के चारों ओर कई निजी बॉक्स बने हुए थे। इन बक्सों के अंदर बैठे लोग सभी शीर्ष स्तर के अमीर व्यक्ति थे जो यहाँ तमाशा देखने आए थे और स्वाभाविक रूप से असली रोमांच चाहते थे। साथ ही अखाड़े के चारों ओर कई सीटों पर नकाबपोश लोग बैठे थे जिनके चेहरे साफ नहीं देखे जा सकते थे। विश्व विजेता प्रतियोगिता में आप सभी का स्वागत है। इस बार हमारी विश्व विजेता प्रतियोगिता में 3 मैच होंगे जो अंततः शीर्ष 3 विजेताओं का फैसला करेंगे। पहले स्थान के विजेता को 10 करोड़ अमेरिकी डॉलर का इनाम मिलेगा, दूसरे स्थान के विजेता को 5 करोड़ अमेरिकी डॉलर का इनाम मिलेगा और तीसरे स्थान के विजेता को 3 करोड़ अमेरिकी डॉलर का इनाम मिलेगा। इन उदार पुरस्कारों को जीतने के लिए योद्धाओं, जमकर लड़ो। होस्ट ने संक्षेप में कुछ नियम समझाने के बाद प्रतियोगिता के अंत में दिए जाने वाले पुरस्कारों की घोषणा की। इन पुरस्कारों को सुनकर लाउंज में बैठे शीर्ष विशेषज्ञों की आंखों में लालच चमक उठा। उन्होंने अपने प्रतिद्वंद्वियों को खूनी, ठंडी नजरों से देखा। अंतिम पुरस्कार जीतने के लिए उन्हें अपने सभी दुश्मनों को मारना था और अंत तक खड़ा रहना था। धनुष और अन्य 6 लोग इनाम से प्रभावित नहीं थे क्योंकि वे इस असेसमेंट में देवदूत का दर्जा हासिल करने और उससे भी महत्वपूर्ण जीवित रहने के लिए भाग ले रहे थे। अब पहली खुली लड़ाई, मैं इसे शुरू करने की घोषणा करता हूँ। जैसे ही होस्ट ने हाथापाई शुरू होने की घोषणा की, सैकड़ों प्रतियोगी अखाड़े में टूट पड़े। मारो उन्हें, सबको मार डालो, मारो मारो मारो। सारे योद्धाओं को मंच पर उतरते देख दर्शक उत्तेजना में चीखने लगे। अध्याय 310, दूसरा चरण, एक मुक्के में खेल खत्म। मारो मारो मारो। अखाड़े में मौजूद लोगों ने दर्शकों का शोर सुना और उनके भीतर की हत्या करने की इच्छा उफान मारने लगी, जिससे वे अपने दुश्मनों को घूरने लगे। अचानक कई लोगों ने निर्णायक रूप से हमला करने का फैसला किया। शुरुआत करने वाले कुछ लोगों ने अपने दुश्मनों को संभलने का मौका दिए बिना ढेर कर दिया। ये देख बाकी लोग भी धीरे धीरे हरकत में आए और इस पल हर तरफ अफरा तफरी मच गई। कैप्टन, चलो एक दूसरे की पीठ बचाते हैं। धनुष ने पूरी तरह से अराजक अखाड़े को देखा और कुछ दुश्मनों को निपटाने के बाद कैप्टन के पास पहुंचा और कहा, ठीक है। धनुष की बात सुनकर कैप्टन ने स्वाभाविक रूप से बिना किसी हिचकिचाहट के सहमति दे दी। वे एक दूसरे को जानते थे और पहला असेसमेंट साथ पूरा किया था। उनका आपसी तालमेल बहुत अच्छा था। अब जब यह एक फ्री फॉर ऑल लड़ाई थी तो वे दुश्मन नहीं थे और एक दूसरे की रक्षा और मदद करना और भी बेहतर था। धड़ाम धड़ाम धड़ाम। धनुष और कैप्टन दोनों बहुत ताकतवर थे, शीर्ष स्तर के स्पेशल फोर्सेज के सैनिकों जैसी ताकत दिखा रहे थे। हालांकि दूसरों की ताकत भी काफ़ी अच्छी थी और कई लोग उन दोनों से कमज़ोर नहीं थे, लेकिन दोनों के लगातार हमलों का सामना करते हुए विरोधी जल्दी ही उनके हाथों मारे गए। धनुष और कैप्टन के गठबंधन ने स्वाभाविक रूप से दूसरों का ध्यान खींचा। दूसरों ने भी अपने सहयोगी तलाशने शुरू कर दिए और जल्द ही अखाड़े के अधिकांश लोगों ने गठबंधन बनाने का विकल्प चुना। जिन्होंने गठबंधन न करने का फैसला किया, उनके पास या तो इतनी व्यक्तिगत ताकत थी कि उन्हें गठबंधन की परवाह नहीं थी, या वे सब जमीन पर गिर पड़े, अपनी जान गंवा बैठे। होस्ट, ये क्या कर रहे हैं? अभी समय पूरा भी नहीं हुआ है और उन्होंने लड़ना बंद कर दिया है। सही कहा, होस्ट, उन्हें गठबंधन बनाने की अनुमति मत दो।
जो भी गठबंधन बनाने की हिम्मत करे उसे सीधे मार डालो। होस्ट, हम यहाँ उन्हें मरते कटते देखने आए हैं, उनकी दोस्ती देखने नहीं। निजी बक्सों में बैठे अमीर लोगों ने अखाड़े में लोगों को देखते हुए गुस्से में यह बातें कहीं। जी मेरे आकाओं, होस्ट ने निजी बक्सों में बैठे अमीर लोगों की बातें सुनी और तुरंत मुख्यालय के कर्मचारियों को कॉल किया। मुख्यालय के कर्मचारियों ने जल्दी से होस्ट को जवाब दिया, उनके अनुरोध को स्वीकार कर लिया। अब से कोई गठबंधन बनाने की अनुमति नहीं है और किसी को भी रुकने की अनुमति नहीं है। जो कोई भी गठबंधन बनाने की हिम्मत करेगा, जो कोई भी रुकने की हिम्मत करेगा, उसे तुरंत गोली मार दी जाएगी। होस्ट ने जल्दी से नए नियमों की घोषणा की और उसी समय चारों ओर ड्रोन दिखाई दिए। इन ड्रोन्स में कैमरे नहीं बल्कि असली हथियार लगे थे। अगर किसी ने नियमों का उल्लंघन करने की हिम्मत की तो ड्रोन उन्हें बिना किसी हिचकिचाहट के मार गिराएंगे। कैप्टन, लगता है अब हम गठबंधन नहीं बना सकते, धनुष ने अपने बगल में खड़े कैप्टन से एक कड़वी मुस्कान के साथ कहा। हम चूंकि नियम बदल गए हैं, चलो उनका पालन करते हैं, चलो दूसरों को निपटाते हैं। नए नियम को सुनने के बाद कैप्टन ने ज्यादा कुछ नहीं कहा बल्कि बस इतना कहा। इसके तुरंत बाद धनुष और कैप्टन दोनों एक साथ हरकत में आ गए। ये लड़ाई पूरे 2 घंटे तक चली। इन 2 घंटों के दौरान अखाड़े में कम से कम आधे प्रतिभागियों की मौत हो गई। हॉन्फ हॉन्फ हॉन्फ। 2 घंटे खत्म होने के बाद धनुष और कैप्टन भी लाउंज में लौटते हुए हॉन्फ रहे थे। अब वे 2 घंटे आराम कर सकते थे और उसी समय द प्रोविडेंस अखाड़े को 9 मुकाबले के चरणों में विभाजित कर रही थी। ब्रेक खत्म हुआ, आप प्रतिस्पर्धा जारी रख सकते हैं। 2 घंटे की आराम की अवधि समाप्त होने के बाद कर्मचारियों ने धनुष और अन्य लोगों को अखाड़े में प्रवेश करने और तैयार होने के लिए बुलाया। उनमें से प्रत्येक को एक लड़ाई में भाग लेना था। जीतने वाले आगे बढ़ेंगे, हारने वाले मर जाएंगे। आप लड़ने के लिए कोई भी मंच अपनी मर्जी से चुन सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है। कर्मचारी ने धनुष और अन्य लोगों से कहा, फिर मुड़ा और चला गया। धनुष और कैप्टन ने एक दूसरे को देखा, फिर अलग अलग मुकाबले के मंचों की ओर चल दिए। चूंकि वे एक दूसरे को जानते थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से वे आपस में लड़ना नहीं चाहते थे। किसमें है दम जो मुझसे भिड़े। धनुष एक मुकाबले के मंच पर चढ़ा, अन्य विशेषज्ञों को देखा जो अभी भी निरीक्षण कर रहे थे और ठंडे स्वर में ललकारा, ये लड़का अच्छा है, इसमें जोश है, मुझे पसंद आया। इन शब्दों में एक रौब है, बहुत खूब। मुझे बस इस तरह के दबंग लोग पसंद हैं, काश मैं इसे अपना बना पाती। धनुष के दबंग शब्दों ने तुरंत निजी बक्सों में बैठे अमीर लोगों को बहुत संतुष्ट किया। तुरंत कई अमीर महिलाएं धनुष को हसरत भरी निगाहों से देखने लगीं। इतना घमंडी आदमी ज्यादा दिन नहीं जिएगा। सही कहा, इस बार बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं। बाकी सबको लगा कि धनुष इतना अहंकारी है कि वह निश्चित रूप से ज्यादा देर नहीं टिकेगा। मैं तुझे मारने आया हूं। एक भारी भरकम आदमी सीधे धनुष के मंच पर चढ़ा, फिर धनुष को ठंडी नजरों से देखा। खत्म। जब धनुष ने अपने सामने उस भारी भरकम आदमी को मंच पर चढ़ते देखा तो उसने ज्यादा बात नहीं की। उसने तुरंत हमला किया, एक जानलेवा चाल का इस्तेमाल करते हुए। दफा हो जा। उस आदमी की ताकत भी साधारण नहीं थी। जैसे ही उसने धनुष पर अपने विशाल हाथों से हमला किया, एक ठंडी आवाज धनुष के कानों में पड़ी। वह धनुष के हमलों से बिल्कुल बेखौफ था। धनुष ने देखा कि उसके सामने वाला आदमी वास्तव में बहुत ताकतवर है। वह अपनी भारी काया से धनुष को, जो अपनी ताकत छिपा रहा था, दबा सकता था। धनुष ने स्वाभाविक रूप से उससे सीधे न टकराने का फैसला किया, बल्कि लगातार इधर उधर होता रहा, साथ ही अपनी तकनीकों का उपयोग करके प्रतिद्वंद्वी के नाजुक बिंदुओं पर लगातार प्रहार करता रहा। बस इतना ही दम है तुझमें। ये लड़का बड़ी बड़ी बातें करता है, लेकिन करता बस भागना है। हा, इस तरह का आदमी किसी काम का नहीं। दर्शकों ने धनुष को लगातार भागते हुए देखा और जब उसने हमला भी किया तो उसने उस आदमी के शरीर पर केवल हल्के से प्रहार किया। तुरंत कुछ लोगों ने उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। अब गिर जा। दर्शकों की आवाजों से धनुष पर कोई असर नहीं हुआ। धनुष ने एक ठंडी धीमी गुर्राहट छोड़ी और फिर उस भारी भरकम आदमी को जोरदार मुक्का मारा। एक पल में उसके शरीर के सारे नाजुक बिंदु एक साथ ट्रिगर हो गए। अगले ही पल वह विशाल आदमी लकड़ी के लट्ठे की तरह सख्त होकर मंच पर गिर पड़ा और फिर हमेशा के लिए शांत हो गया। अरे भाई, ये क्या हुआ? वह इतना बड़ा आदमी गिर कैसे गया? क्या ये लड़का काला जादू जानता है? ये चौंकाने वाला है। जो आदमी अभी इतना हिंसक था, वह अचानक गिर गया। हालांकि यह लड़का घमंड में बोलता है, लेकिन इसमें दम तो है। धनुष द्वारा उस आदमी को हराने से हर कोई पूरी तरह सन्न रह गया। दर्शकों को समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ था। धनुष ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। इसके बजाय वह मुड़ा और मंच से नीचे उतर गया, आराम करने के लिए चला गया, क्योंकि उसने एक लड़ाई में भाग ले लिया था और अब दूसरों को लड़ने की जरूरत थी।